हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी क्योंकि टाइम कम बचा है तो आपने स्टडी प्लान कर लिया होगा कि अब कैसे पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल सभी के पास लैपटॉप होते हैं, स्मार्टफ़ोन होते हैं और बढ़िया अच्छा नेटवर्क होता है। तो बेसिकली देखा जाता है कि जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका सीधा सा टाइप किया और गूगल पे सर्च कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा है ताकि आपको जल्दी से कम टाइम में आपको कोई आंसर मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो, अगर आप मेंटल प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी अगर आप किसी चीज़ को खुद नहीं सोचेंगे कि इसका आंसर ये है या फिर कोई बेसिक फंडा ये है किसी चीज़ का, तो क्या क्या आप उसको याद कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है कि आप उससे याद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्मार्टफ़ोन का अपने स्टडी में उतना यूज करिए ताकि आप नई चीज़ें सीख पाएँ। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए बस सीधा आपने गूगल पे सर्च किया और उसका आंसर प्राप्त कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप मेंटल प्रोसेस करें, यानी चीज़ों को सोचिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और आपको उस टाइम पे सोचना है कि आज मैंने ये पढ़ा था, उसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था। ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑल टाइम बुक के सामने बैठने से ही आपको लर्निंग होती है। अगर आपके हाथ में कोई बुक नहीं है, उस टाइम पे भी आप लर्निंग कर सकते हैं, चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेंटल प्रोसेस करेंगे तो आपका जो लर्निंग पावर है वह ज़्यादा बढ़ेगा और एग्जाम में आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात को थोड़ा सा आप फॉलो करिए लाइफ में ताकि आपका जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे हो सकें, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो सकें। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थोड़ी सी काम की बात थी जो मैं आपसे बताना चाहता था, मैंने बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आज मैंने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो इसमें से मैंने केवल ऐसे 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको जो जो बातें बताने जा रहा हूँ आप उनको ध्यान से समझिए और अपनी किसी शॉर्ट नोट में पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकें। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी होता है शब्दों का अर्थ जानना। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। यहाँ पे देखिए संकर लिखा है। ओके, क्या लिखा है ये? संकर। तो संकर को इंग्लिश में हाइब्रिड बोलते हैं, है ना। आपने कई बार सुना होगा कि आजकल मार्केट में बहुत चीजें हाइब्रिड आने लगी हैं। मोस्टली सब्जी में ऐसा होता है कि हाइब्रिड वेजिटेबल्स आते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि हाइब्रिड क्या होता है। देखिए, संकर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई नई चीज बनाना चाहते हैं, ओके, अपने डिजायरेबल यानी अपनी इच्छा के अनुसार कोई नई चीज बनाना चाहते हैं, तो इस नई चीज को जब आप बनाते हैं तो इसमें दो अलग अलग तरह की चीजों की क्वालिटी को लेते हैं, उसके बाद एक नई चीज बना देते हैं। तो ये संकर एक हो जाता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। ये हो जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय, मतलब इसका होता है कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, आपको ऑप्शन दे रखे हैं सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज में आप ध्यान रखिए कि जो वर्किंग सिस्टम होता है यानी कार्य पद्धति होता है उसके आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर। पहला क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर। ओके, एंड सेकंड दूसरा क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। ओके, और तीसरा, इन दोनों को यानी पहले और दूसरे को मिला देने से जो बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, जब आप डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को मिला देते हैं तब बनते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर लिखा ना संकर कंप्यूटर,
जो विशेषताएं होती हैं वो किनके कोऑर्डिनेशन यानी किसके समन्वय से होती हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप अनुरूप और अंकी, यहाँ पे जो आपके डिजिटल और एनालॉग हैं ये दोनों हैं, अनुरूप और अंकी कंप्यूटरों के मेल से जब हम कोई नया बनाते हैं तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं होंगी किस में से होंगी, यानी जो अनुरूप और अंकी कंप्यूटर होती है इनकी विशेषताओं को मिला के ये कंप्यूटर बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो विशेषताएं होंगी वो इन दोनों पर आधारित होंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। इस बात को याद रखिए। और दूसरी बात और बता दें, जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं इनका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में करते हैं, जैसे हार्ट बीट को मेजरमेंट में करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। इसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है। देखिए, इसमें पूछा गया है दो कंप्यूटर, मतलब एक कोई ये कंप्यूटर है, ओके, और दूसरा कोई ये कंप्यूटर है। तो इन दोनों के बीच अगर हमें एक संबंध बनाना है तो उस तकनीक को क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल दो कंप्यूटर की बात कही गई है, ओके, यहाँ पर सैकड़ों कंप्यूटर की बात नहीं कही गई है। अब देखिए ऑप्शन दे रखा है इंटरनेट, ईमेल, ईप्रोम, इंटरफेस। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इंटरनेट होता है वो तो एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ईमेल के बारे में भी आपको मालूम होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसको हम नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सेंड कर सकते हैं। ई प्रोम क्या होता है, ई प्रोम एक तरह का जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसमें जो कंटेंट होता है उसको इरेज करने का सिस्टम है, तो ई प्रोम हो गया। दूसरा इंटरफेस क्या होता है, जो इंटरफेस होता है वह दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने का एक सिस्टम होता है, उसको इंटरफेस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डी है, इंटरफेस। इस बात को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए मोस्टली अगर आप किसी बुक को पढ़ते होंगे, मोस्टली ऐसे कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर प्लीज कोई ऐसी बुक बताओ, एनवायरमेंट की हो या कंप्यूटर की हो या किसी भी सब्जेक्ट में, लोग बोलते हैं कोई बुक बताओ ताकि उसको हम पढ़ सकें। अच्छी बात है, आप बुक को पढ़िए, लेकिन हर हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ओके, तो अगर उन चीजों को आप समझते हैं तो जो एमसीक्यू होते हैं उनमें आप सिलेक्शन रिजेक्शन करके अपना करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद और क्वेश्चन की बात करता हूं। यहाँ पे लिखा है कि सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। यानी इसने बोला है कि जो स्क्रीन होती है, सॉरी मतलब जो स्क्रीन पर जो विंडोज होती है इसको डिस्प्ले करने वाली बटन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे रखा है स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप इन सभी को जानते हैं तो इनका भी आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसलिए आप शब्दों को समझिएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्क्रॉल बॉक्स पहले क्या होता है। कभी आपने देखा होगा, जैसे आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन है ना, आप जब कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसमें जब बहुत ज्यादा फोल्डर्स होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे एक बार में सो जाए, तो यहाँ पे एक आपने देखा होगा इस तरह से लाइन होती है और यहाँ पे कुछ चलता है, उसको ऊपर नीचे करते और यहाँ से फाइल ऊपर जाती नीचे आती है, तो वो स्क्रॉल बॉक्स हो जाता है। ओके, डाउन साइज भी होता है, किसी चीज का साइज डाउन करना है, कम करना है, रिड्यूस साइज, और रीस्टोर डाउन भी होता है, और मिनिमाइज साइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, जैसे ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है तो आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ ऐसे तीन कुछ बॉक्स रहते हैं। ओके, तो तीन बॉक्स में यहाँ पर जो एक माइनस टाइप का बना होता है ये मिनिमाइज का साइन होता है, और यहाँ बीच वाला एक रिस्टोर डाउन होता है, और यहाँ पे क्रॉस का साइन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। देखिए आपको याद होगा कि जैसे कोई पेज, कोई फाइल ओपन है ना, तो यहाँ पे ये साइन रहते हैं। अगर आप इस माइनस वाले यानी मिनिमाइज पे क्लिक कर देते हैं तो आपका वो क्या होता है, डिस्प्ले, जो विंडो डिस्प्ले होने लगता है ना। तो यानी मिनिमाइज करने से तो विंडो डिस्प्ले होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो ध्यान रखना है कि सभी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को मिनिमाइज कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर में ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये होता है। आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन हो सकता है इस तरह से याद ना हो कि आप करेक्ट आंसर दे पाए। बेसिकली ये सिंपल चीजें हैं, आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं, और हो सकता है आपको ये पहले से भी आता हो, लेकिन फिर भी मैंने डिफाइन किया है। और रिस्टोर डाउन, यहाँ बीच में जो बटन होता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में।
इसमें बोला गया है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप और फ्रेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है स्क्रीन के बैकग्राउंड। आपको याद होगा कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर में हम अपना डिजायर्ड यानी मनचाहा वॉलपेपर सेंड करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप वो वॉलपेपर सेंड करना चाहते हैं उसमें ऑप्शन होता है सेट एज अ डेस्कटॉप। ओके, तो यानी जो बैकग्राउंड आप इमेज या वॉलपेपर करते हैं तो वो डेस्कटॉप पर ही सेट होता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डेस्कटॉप, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी डेस्कटॉप है, यानी स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। डेस्कटॉप पर हम किसी भी अपनी पसंद का कोई भी वॉलपेपर सेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने यहाँ पे चार क्वेश्चन लिए थे जिनके बारे में आपको डिफाइन किया है। आप इनमें कई चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन लेयर से संबंधित मैंने बहुत ही क्लियर वीडियो अपलोड किए हैं जो कि आपको एनवायरमेंटल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा होता है ओजोन लेयर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ओजोन डे कब मनाते हैं, कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। ओके, और आप जुड़े रहिए, आप तक इस तरह से नए नए वीडियो आते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।